हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुभाष कुमार है और आप देख रहे हैं 3D फिजिक्स। तो चलिए, आज जो हम लेकर आए हैं वो है चैप्टर 2 12th क्लास का, जिसका जो टॉपिक का नाम है वो है वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अगर आप इस चैप्टर का देखें तो बस इसी टॉपिक पर पूरा टिका हुआ है, इसलिए इस लेक्चर को बहुत इत्मीनान से देखिए। मतलब समझिए, जो अभी आपको हम बोल रहे थे इम्पोर्टेंस है, ये आपको लग रहा होगा कि इसमें भी बोल रहे हैं इम्पोर्टेंस है। दरअसल वो समझिए कि किसी हवन को जब किया जाता है तो उसके पहले सामग्री तैयार करते हैं, तो वो सामग्री जो तैयार हुआ है वो पिछला वाला लेक्चर है, और आज जो है वो एकदम बिल्कुल हवन होने जा रहा है, ऐसा ही मानिए। तो समझिए कि ये जो लेक्चर है ना, इसको मिस मत कीजिएगा, इसको एकदम फ्रेम बाय फ्रेम देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी पर पूरा आगे चैप्टर का लिंक है और ये पूरी तरह से डेरिवेशंस वाला चैप्टर है। ये जो टॉपिक इसमें है इससे कुछ जुड़ा हुआ पिछला टॉपिक में बातें बता दिए हैं। वर्क कैसे निकालना है, उसका फार्मूला क्या क्या है, वो सब बता दिए हैं कि कैसे आया है। उसमें कुछ 11th क्लास का कॉन्सेप्ट था, वो सब हम क्लियर कर दिए। अब उसी को इसमें यूज करने वाले हैं। समझिए, ये अक्षत चंदन रखा हुआ है, बस इसको यूज करते जाना है। तो इसको सबसे पहला इसमें हम बात करें तो वो है वर्क डन। वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कहता है कि क्या निकलेगा, कितना निकलेगा, और जो निकलेगा वो सीधा पोटेंशियल से जुड़ा हुआ होगा, पोटेंशियल एनर्जी से जुड़ा हुआ होगा। वो उन तीनों टर्म जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन, तीनों एक दूसरे से लिंकअप है। तो एक को समझे बिना दूसरे को नहीं समझा जा सकता है, इतना आपको मान के चलना है। तो चलिए, ये कह रहा है पहले जो सबसे पहला अगर हम देखें कॉन्सेप्ट, तो वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, एकदम बिल्कुल ये इस चैप्टर की बात है। ये डेरिवेशंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं हम कि इसमें वर्क डन किसका कह रहे हैं। तो देखिए, जहां पे भी फोर्स लगेगा वहां वर्क डन होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है साथ में तो यहाँ पे वर्क डन होगा। और देखिए वर्क डन कितना होगा ये यहाँ पे मायने रखता है कि अगर मान लीजिए, सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में ए कोई पॉइंट है और इससे ले जाना है बी पॉइंट पे, और अगेंस्ट ले जाना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, विरुद्ध में ले जाना है चार्ज को, दूसरे चार्ज को। तो वर्क डन करेगा, वो कितना करेगा और कौन करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो फोर्स लगा रहा होगा, यहाँ पे कितने टाइप का फोर्स लगेगा एक चार्ज पर, वो हम देखेंगे। इसके बारे में एकदम पूरा डिटेल से देखिएगा। मान लीजिए सपोज दैट कि पहला कॉन्सेप्ट है कि एक फील्ड होना चाहिए। सबसे पहला कहता है एक फील्ड होना चाहिए जिसमें कि दो पॉइंट है फील्ड में। तो फील्ड कैसे हो सकता है, कोई बाहर से सोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि फील्ड जो है वो किसी पॉइंट सोर्स का है। तो पॉइंट सोर्स का फील्ड है, तो एक चार्ज यहाँ पे है, ये Q है प्लस में, और ये पॉइंट चार्ज है, और यहाँ पे दो पॉइंट है। मान लीजिए ये A है और ये क्या है, B है। प्लस चार्ज होगा तो फील्ड लाइन जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बाहर की ओर होगा। ये बात हम अच्छे तरह से जानते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। यहाँ पे एक चार्ज है, कहीं पे भी एक चार्ज है, मान लीजिए ये प्लस चार्ज है। अभी इसको फिलहाल पॉइंट को मिटा देते हैं, ये पॉइंट को आपको हम समझा दिए, यहाँ पे पॉइंट रखना है। इस प्लस चार्ज को अगर आप देखेंगे कि इस प्लस चार्ज से फर्क पड़ेगा, फर्क क्या पड़ेगा, इस पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा। सपोज दैट ये रेस्ट चार्ज है, ये एकदम बिल्कुल इसको स्टैटिक बना दिए हैं तब, तो ये रेस्ट है, और इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है सोर्स चार्ज, जो फील्ड को पैदा कर रहा है, इसलिए इसको स्रोत आवेश भी कहते हैं हिंदी में। अब यहाँ पे बात है, इस पे फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। देखिए प्लस है तो क्या करेगा, रिपेल कर देगा, तो ये इधर चला जाएगा, और इधर जाने के लिए इसमें एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, लिख दिए नाम इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला भी आपको पता है कि Q, यहाँ पे सोर्स चार्ज Q है, और जिस चार्ज पे लग रहा है उसको कहते हैं Q, और यहाँ क्या होगा R²। ये चार्ज हो गया, कहानी क्लियर है, ये फोर्स लग रहा है। तो इस चार्ज को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो ये किधर दौड़ेगा, इधर दौड़ेगा,
और जब इधर दौड़ेगा तो आप देखिए किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाइए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ जो कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस जो कहता है, गति का जो दूसरा नियम है वो कहता है एफ किसी पर लगेगा तो मास इनटू क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटे एम। अब इस बॉडी का कुछ तो मास होगा, तो ये बॉडी एक्सेलरेट कर गया, और जब एक्सेलरेट करता है तो एक हम चीजें पढ़े हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल आप समझते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे हाफ एम यू स्क्वायर होगा, यू बेसिकली 0, और कुछ दूर जब ये जाएगा चार्ज तो यहाँ पे भी हो जाएगा, तो इसको लगाइए हाफ एम भी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी तो बदलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स लगाया इलेक्ट्रिक, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन हुआ और वो कन्वर्ट हो गया किस में, काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन यहाँ जो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में वो स्टोर नहीं हुआ, सबसे पहला बात। तो स्टोर कब होगा, और उस स्टोरेज का नाम बदल जाएगा, वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक वर्क फोर्स का वर्क डन होगा या किसी और का होगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये कई बच्चे इसको क्लियर समझ नहीं पाते, सीधा वो समझते हैं वर्क डन। भाई वर्क डन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का जो डेफिनेशन है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है वो कुछ और कहता है। तो यहाँ पे हमारा काम है करना, यहाँ पे क्या कह रहा है करने के लिए, वर्क डन कीजिए ना, आप एक पॉइंट से उठाइए और दूसरे पॉइंट पे ले जाइए, जैसे कि ए से बी पे। तो यहाँ पे आपको इन सारे बातों का आपको पता चल गया, एक आइडिया झलक मिल गया। ये भी मिला कि अगर हम इसको ऐसे छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टोरेज नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए एक्सेलरेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पोटेंशियल एनर्जी में, कि एक्सेलरेट नहीं कराते। अब क्या होगा, देखिए इसको अगर ये एक्सेलरेट ना हो तो यहाँ पे नेट फोर्स एक्सेलरेशन क्या हो जाए, 0। तो एक्सेलरेशन 0 कब होगा, जब आप इधर से 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा होगा और यहां भी आप 5 न्यूटन लगाइएगा पीछे की ओर, तो कोई ना कोई लगाया एक्सटर्नल एजेंट, नहीं क्या बिना एक्सटर्नल एजेंट का ये रुकेगा, नहीं रुकेगा। तो ये 5 लगेगा तो रेस्ट में रहेगा। लेकिन अगर ये 5 से एकदम माइक्रोस्कोपिक बहुत थोड़ा कम हो जाए, हल्का एकदम कम हो जाए, जिसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, इधर स्लाइड करना शुरू होगा। तो क्या एक्सटर्नल की जरूरत पड़ा या नहीं पड़ा, तो एक्सटर्नल देखिए जरूरत तब पड़ता है जब एक्सेलरेशन आपको क्या रखना हो, 0। ऐसे केसेस में अगर आपको लगे कि इसमें एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए इस सिस्टम में, तो आपको सबसे पहला कंडीशंस क्या रखना होगा कि चाहे चार्ज जिधर भी जाए, क्योंकि एक फोर्स यहाँ सिंगल लग रहा है इलेक्ट्रिक, आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा किसी एजेंट के द्वारा, चाहे घोड़ा लगाए, आदमी लगाए, कुछ भी जानवर लगाए, लेकिन वो फोर्स लगाएगा तभी ये एक्सेलरेशन को 0 कर सकता है, अदरवाइज ये एक्सेलरेट हो जाएगा। और जब एक्सेलरेशन 0 होगा तभी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगा। अब क्या समझे, फोर्स कंजर्वेटिव है, ये बात हमने पहले भी डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है, इसका वर्क डन जो है, इसमें जो वर्क डन होगा वो वर्क डन स्टोर भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जाना जाएगा। लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी किसका वर्क डन होगा, अब यहाँ पे तो 2 फोर्स लग रहा है, हमने पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशंस में देखेंगे कि वर्क डन होगा, लेकिन कब, जब एक्सेलरेट नहीं हो रहा होगा। तो आपको पहले केस समझाए कि एक्सेलरेशन को 0 करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है, एक्सटर्नल लगाना पड़ता है, और जब एक्सटर्नल लगता है तो ही नेट फोर्स 0 हो सकता है, क्योंकि इधर भी लग रहा है इधर भी लग रहा है, नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन 0, मास तो 0 नहीं हो सकता है ना। और जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज पढ़े होंगे, ए बराबर v माइनस यू बाई टी, तो वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं आएगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगा नहीं। मतलब क्या हुआ, वर्क डन तो हुआ लेकिन वो किस में बदलाव नहीं लाया, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी में यहाँ कोई बदलाव नहीं आएगा, सीधा वर्क डन किस में हो जाएगा, काम जो हुआ वो स्टोर हो जाएगा। क्योंकि आदमी अगर पीछे मान लीजिए खींच के रखा है और तो वो ताकत लगा रहा है और डिस्प्लेस उधर ही क्यों ना हो, तो वर्क डन क्या हो रहा है एक्सटर्नल के वजह से भी, तो वो वर्क डन कहाँ गया, तो वो स्टोर हो जाएगा। कहने का मतलब जो है वर्क डन स्टोर हो जाता है कब, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होता है
और एक्सटर्नल फोर्स इस तरह अप्लाइड होता है कि इसका जो नेट फोर्स इस चार्ज पर लग रहा होगा वो लगभग एकदम टेंस टू जीरो होगा और कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। इस तरह से हम एक केस यहाँ कंसीडर करेंगे कि जब चार्ज को मूव कराएंगे ना तो एक कंडीशंस लगाएंगे कि चार्ज को एकदम स्लो स्लो लाते हैं और इतना स्लो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली हम कहते हैं कि आइडियली कि बहुत ही स्लो है, वेरी स्लो है प्रोसेस से लाते हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि उस पर एक्सेलरेशन नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ वो इस वजह से हुआ, काइनेटिक एनर्जी में हमको नहीं बदलना है वर्क को स्टोर करना है, बस इतना सा काम था। क्या आपको ये बातें समझ में आया? और जब समझ में आ गया तो अब हम आते हैं जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है। अभी तक हम समझ रहे थे कि एक्सटर्नल क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको यही मिलेगा कि एक्सटर्नल लगाना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपको इधर भी चार्ज को ले जाना है, इधर भी डिस्प्लेसमेंट कराना है, डीआर कराना है, मोशन ले जाना है, तो भी आपको एक्सटर्नल की जरूरत है विदाउट एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन जीरो हो जाए या टेंस टू जीरो हो जाए तब भी आपको एक्सटर्नल की जरूरत होगी। अगर मान लीजिए इधर भी कराइएगा तब भी आपको एक्सेलरेशन की जरूरत है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होना होगा? जीरो। तो आपको एक्सटर्नल लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये इधर आएगा कैसे? अपने आप तो आएगा नहीं। तो अपने आप जब नहीं आएगा तो एक्सटर्नल की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है ये आपको क्लियर हो गया। कहने का मतलब क्या है, हम अभी तक जो पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि हम किसी भी चार्ज पर जब मूव कराते हैं चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसमें हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। और वो एक्सटर्नल फोर्स क्यों लगाते हैं ये यहाँ पे हमने क्लियर किया। अब हम आते हैं जो हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है कि हमको वर्क डन कराना है। किधर कराना है? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कराना है। भाई अगेंस्ट करा लो आप। अब अगेंस्ट कैसे कराओगे? तो यहाँ पे देखो, अब इस सब चीज को थोड़ा मिटा देते हैं। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, ये डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, डीआर हुआ। अच्छा, एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा वर्क डन का? वर्क डन का यहाँ पे फॉर्मूला है F इंटू एस डॉट वाला, और वर्क डन का एक और फॉर्मूला है F डॉट डी एस डी डब्ल्यू के साथ। ये वर्क डन लगाने के बाद आपको इंटीग्रेशंस करना पड़ेगा डी डब्ल्यू में, और यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा F डॉट डी एस, और फिर आप डी डब्ल्यू जो है वर्क डन निकल जाएगा पूरा, तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का डब्ल्यू, और डब्ल्यू में इसको लिमिट को घटाइएगा जीरो और डब्ल्यू को, F डॉट डी एस। तो एक बार इसको रखिए और एक बार जीरो रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी वर्क डन क्या हो गया? F डॉट एस का एक डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला हो गया। अब जो आपको कहता है कौन सा फॉर्मूला कह रहा है कि इसमें लगाना है, वो इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्या है कि मान लीजिए अब ये फॉर्मूला लगाइएगा कि ये वाला फॉर्मूला तब काम करता है जब फोर्स कांस्टेंट हो, और ये वाला फॉर्मूला तब काम करता है जब फोर्स वेरिएबल हो। अब देखिए यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है या नहीं है, थोड़ा सा हम इसको करते हैं एनालिसिस। ये जो क्यू चार्ज है ये डिस्टेंस आर है, जरा ध्यान से देखिएगा। एक चार्ज को यहाँ पे रखिए, ये क्यू, तो इस पे जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू क्यू बटे आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, और जब ये यहाँ पे चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो जाए, मतलब R1 हो जाए। तो इस जगह पे फोर्स F1 लगेगा, तो F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? के क्यू तो वही रहेगा, चार्ज वही रहेगा, यहाँ आया है खाली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब R1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो फोर्स बदल रहा है दरअसल में क्या है? 1/F_r स्क्वायर। तो वेरिएबल यहाँ पे R है। ये बात आपको दिमाग में हमेशा रखना है कि इसके अंडर जो भी डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, चाहे इधर आए उधर आए, तो डिस्टेंस बदलेगा, और जब डिस्टेंस बदलेगा तो वो 1/r स्क्वायर के हिसाब से फोर्स को बदलेगा। वर्क को कैसे बदलेगा ये तो आगे देखेंगे, पहले फोर्स को कैसे बदलेगा? 1/r स्क्वायर से, क्योंकि चार्ज जो है वो दोनों पर फिक्स्ड है, हमने चार्ज को नहीं बदला। तो यहाँ पे हमको ये बदलने वाला है, तो फोर्स बदल रहा है। और जब फोर्स बदल रहा है तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर 2 न्यूटन होगा तो यहाँ आके ये 5 न्यूटन हो जाएगा। तो इसके बीच में हो सकता है ये 3 न्यूटन भी रहा हो,
4 न्यूटन भी रहा हो तो हर जगह पर तो फोर्स बदल रहा है, तो इसका वर्क डन कैसे निकालिएगा? इसका वर्क डन तभी निकाल सकते हैं जब आपको पता चले कि इस जगह पर जो फोर्स है वो 5 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट एकदम छोटा सा लीजिएगा, तो इसका वर्क डन होगा DW, क्योंकि अपने फोर्स लिया और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया तो वर्क डन निकला। फिर ये यहाँ पे आया, यहाँ पे 7 न्यूटन लगा और ये डिस्प्लेसमेंट छोटा सा किया, तो इसका भी निकाले और सभी का वर्क डन यहाँ से यहाँ तक लाने में सभी जो DW छोटा छोटा है उसको जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक वर्क डन हो जाएगा। और यही प्रक्रिया करता है इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशंस में यही होता है, छोटा छोटा DW जो है वो जुड़ के बड़ा हो जाता है, जिसको वर्क डन कहते हैं। और वर्क डन कहाँ से कहाँ निकाल रहे हैं उसको यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं। तो क्लियर है आपको कि अब जो फार्मूला यूज होने वाला है इस चैप्टर में, टॉपिक में, वो ये होने वाला है, वेरिएबल फोर्स के वजह से है। और ये कॉन्सेप्ट सब आप 11th में पढ़ते हैं डीपली में, यहाँ पे उतना नहीं डिस्कस कर सकते, पिछला लेक्चर में हमने किया भी है। तो देखिए यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद कहानी आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया कि फोर्स यहाँ वेरिएबल है और एक्सटर्नल भी लग रहा है और इलेक्ट्रिक भी लग रहा है। एक्सटर्नल लग रहा है किस वजह से वो हमने देखा। अब इस चैप्टर, इस टॉपिक का पूरा डेरिवेशंस क्लियर रूप से आपको प्रेजेंट करते हैं और तब आपको मजा आएगा कि डेरिवेशंस कैसा था। तो मान लीजिए एक चार्ज क्या है, Q चार्ज है जो सोर्स चार्ज है, और ये डिस्टेंस, ये मान लीजिए जनरल डिस्टेंस R है, हमें नहीं पता क्या है, और ये यहाँ पे है, ये R डिस्टेंस है। एक चार्ज यहाँ रखा है और इस चार्ज को जब यहाँ पे रखते हैं तो इस पे फोर्स लगता है जिसका नाम है Q1 Q/R², यानी ये चार्ज और ये चार्ज, और ये चार्ज आप सपोज कर लीजिए रेस्ट में है। लेकिन कह रहा है कि हमको वर्क डन निकालना है किधर, एगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों एगेंस्ट कर रहा है, इसका अभी कोई लॉजिक नहीं देंगे। आप एगेंस्ट क्या साथ में भी निकाल सकते हैं, वर्क डन निकालने निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां जरूरत पड़ेगा कि अगेंस्ट में ही करते हैं वहां पे देखेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला ऐसे है। अच्छा, ये इधर लग रहा है, आपको लाना इधर है, मान लीजिए यहां पे लाना है, तो कहीं पे भी आपका जनरल फोर्स तो ये हो गया। और क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी चार्ज है इस चार्ज को A पॉइंट से उठाइए और B पर लेकर आ जाइए, A to B। तो वर्क डन कौन सा, इधर जो फोर्स लगाएगा वो एक्सटर्नल होगा और इधर कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रिक। और जब ये इलेक्ट्रिक लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है dr। अब देखिए वर्क डन इधर एक्सटर्नल हो गया इसका और A से B के लिए हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 वर्क डन होगा। वर्क डन एक्सटर्नल जो होगा A to B, इसको लिखेंगे क्या, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे F एक्सटर्नल और डॉट क्या होगा, डॉट क्या होगा, dr हो गया। तो ये आपका आने वाला है पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि cos 0 डिग्री है, ध्यान से देखिएगा, F एक्सटर्नल dr cos 0 डिग्री। फिर है वर्क डन जो भी होगा एक्सटर्नल का बजाय इलेक्ट्रिक का A से B के लिए, इसके लिए आपका जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक और डॉट क्या हो जाएगा, dr बराबर लिखिएगा F इलेक्ट्रिक dr cos कितना 180। तो ये आपको कर देगा नेगेटिव और ये क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब क्या है कि वर्क डन जो भी एक्सटर्नल निकलेगा वो इलेक्ट्रिक वर्क डन का अपोजिट होगा, नेगेटिव होगा। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसा पूछता है इसमें। अच्छा, बराबर भी कर दिए, ये बात भी आप जान रहे हैं। इलेक्ट्रिक और एक्सटर्नल क्यों बराबर किए, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स इतना ही लगा रहे हैं जितना इलेक्ट्रिक लग रहा है, और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 0 एज्यूम किए हैं। इसलिए जो मोशन ऑफ चार्ज होगा, नोट करके बात बता देते हैं, चार्ज इज मूविंग स्लोली। मतलब क्या है, धीमी धीमी हौलो हौलो चार्ज को उठा के ला रहे हैं और तब ये मूव करा रहे हैं, एकदम एक्सेलरेशन 0। तो वहां पे फोर्स दोनों बराबर हो जाएगा वैल्यू में, मैग्नीट्यूड में, और अपोजिट लगेगा, इसलिए दोनों को हम मान लेंगे इक्वल टू है ये। तो कभी कभी क्वेश्चंस पूछता है
कि अभी आगे आएगा क्वेश्चंस की यहां से यहां तक आने में इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सटर्नल वर्क डन हुआ 10 जूल, तो इलेक्ट्रिक वर्क डन कितना होगा, तो -10 जूल होगा। ये ऑप्शन आप डायरेक्ट मार सकते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद है। तो चलिए ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए कि वर्क डन जो भी एक्सटर्नल आएगा वही इलेक्ट्रिक वर्क डन होगा, और वैल्यू क्या होगा, सिर्फ अपोजिट होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि एक उधर लग रहा है, एक इधर होगा। ये बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वर्क डन एक्सटर्नल पॉजिटिव होगा, फिर से हम बता रहे हैं, और वही वर्क डन वैल्यू हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रिक का, लेकिन किस में, नेगेटिव में होगा। मतलब यहां से यहां तक आने में 20 जूल खपत करता है एक्सटर्नल, तो इसका इलेक्ट्रिक का वर्क डन होगा -20 जूल। ये एकदम सटीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको फायदेमंद है, और ये ऑब्जेक्टिव आपको IIT का नीट एग्जाम के लिए या मेडिकल एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन है, या क्वेश्चंस बोर्ड CBSE के लिए बहुत जरूरत है। तो चलिए ये यहां तक आपको समझ में आ गया। अब यहां पे हम डेराइव करते हैं। अच्छा, चार्ज बहुत स्लो मोशन में ले आए, ये बात आपको समझा दिए थे पहले भी। अब देखिए यहां पे जो वर्क डन है, तो वर्क डन हमको कौन सा निकालना है, 9। वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या, कि DW यानी कि वर्क डन जो होगा एक्सटर्नल वाला, वो असल में क्या होगा, F एक्सटर्नल डॉट क्या, DR, ये होगा। और F एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक के टर्म में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस इलेक्ट्रिक DR। F एक्सटर्नल लिखिएगा तो इसको आप cos 0 लगा दीजिएगा, DR। तो वर्क डन एक्सटर्नल जो होगा वो क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल DR, ये वैल्यू हो गया। अब इस वैल्यू में आप एक चीज जानते हैं कि एक्सटर्नल जो वैल्यू होगा वो असल में -KQ बाय क्या होगा, R² होगा, क्योंकि ये अपोजिट लग रहा है। वैल्यू इसका जो होगा वो नेगेटिव होगा वैल्यू, क्योंकि उधर से वैल्यू ये उल्टा लग रहा है, इलेक्ट्रिक का अपोजिट होगा। अच्छा, एक्सटर्नल जो होगा वो इलेक्ट्रिक का अपोजिट होगा, और एक्सटर्नल जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -KQ बाय QR², ये वैल्यू हो जाएगा इसका। अब यही वैल्यू अगर यहाँ पे रख दें तो देखिए वर्क डन एक्सटर्नल का क्या हो जाएगा, -KQQ बाय R² इंटू DR। ये यहां तक तो आया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया वर्क डन हमारा, जो बात कह रहा है अभी तक। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, हमको लिमिट लगाने की बात कर रहा है। वर्क डन तो है, और वर्क डन बिना डिस्प्लेसमेंट का कहां से कहां ले जाना है उसके बिना नहीं हो सकता है। अब हम इसमें लिमिट लगाने की कोशिश करेंगे कि लिमिट कहां से कहां कह रहा है। तो वर्क डन जो कह रहा है वो कह रहा है कहां से कहां तक, तो वर्क डन कह रहा है एक्सटर्नल फील्ड का चाहिए हमको A से B तक का। चलिए भाई A से B तक का हम लगाएंगे, यहाँ पे F के जगह यहाँ पे, अच्छा देखिए -KQQ बाय R² इंटू क्या हो गया, DR तो है, DR जनरल फॉर्म था यहाँ से यहाँ तक ले जाने का, और ये डिस्टेंस था सिंपली R जनरल भाषा में अगर देखें। लेकिन अगर ये कह रहा है कि कहाँ से ले जाना है, A से B तक का, तो देखिए डिस्टेंस इसका यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, अब नाम दे देते हैं इसको, हम जनरल नाम दे देते हैं RA, और यहां से यहां तक का जो दूरी है वो है RB। तो हम चूंकि DR को इंटीग्रेट कर रहे हैं, DR को इंटीग्रेट करके बड़ा कर रहे हैं, तो R कहां से कहां मूव किया, यहां से यहां तक DR, यहां से यहां आया। अच्छा, इसका जो रास्ता है, ये बात हम पहले भी बता चुके थे, आप किसी भी रास्ते से होकर आइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है, फोर्स कंजर्वेटिव है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही कंजर्वेटिव है। और जब फील्ड कंजर्वेटिव हो तो उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता है वर्क डन, किधरों से आइए, बस पॉइंट पे डिपेंड करता है कहां से कहां लाए, डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है कि यहाँ पे जो इसका शुरुआत में है वो RA है,
पॉइंट पर यहाँ पे था चार्ज और फाइनली ये कहाँ पे पहुंच गया, आर बी डिस्टेंस गैप बचा वहां पे, और जो जनरल था वो आर था। तो आर कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, ए से बी, तो इसको हम नाम दे सकते हैं जनरली आर ए से कहां तक, आर बी तक। ये बात ध्यान से देखिएगा कि ये जो हमने नाम दिया ये आर को ही इंटीग्रेट करना। अब ऐसा कोई लिख देता है इसको सिंपली ए से बी, असल में ए और बी तो एक पॉइंट है, आप इंटीग्रेट कर रहे हैं किसको, डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस का नाम दीजिएगा ना। तो डिस्टेंस क्या है, सोर्स चार्ज से ए पॉइंट की दूरी को आर ए नाम दे दिए और सोर्स चार्ज से बी पॉइंट के दूरी को आर बी दिए, और इंटीग्रेट तो इसी आर जनरल आर को कर रहे थे, डी आर को। तो जब ये डी आर को इंटीग्रेट करेंगे तो ये कहां से कहां वेरी करेगा, आर ए से क्या बन जाएगा, आर बी। तो यहां पे हम ए और बी ना रख के हम बल्कि क्या रखेंगे, आर ए और आर बी, ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा लगातार, कोई दिक्कत नहीं है। ए से बी क्या हो गया, ये माइनस के क्यू क्यू बार हो गया, बचा क्या 1/r² इंटू डी आर, आर ए और आर बी नोटेशन है। अब ये वर्क डन हो गया एक्सटर्नल का ए से बी, क्या लिखेंगे इसको बोलिए, माइनस के क्यू क्यू, इंटीग्रेशन का रूल लगाइए, इसको ऊपर ले जाइए। अच्छा अभी इसको इंटीग्रेशन करने से पहले इसको इस तरह से लिख देते हैं, थोड़ा सा आसान होगा आपको समझने में, जो आप रूल जानते हैं, आर ए आर बी। अच्छा आप इंटीग्रेशन का रूल पढ़े, एक्स पे पावर डी एक्स एन, तो यहाँ क्या हो जाता है एक्स पे पावर n+1/n+1, और प्लस सी होता है, यहाँ पे सी को नहीं लेना है, हम खुल के बता दे रहे हैं पहले, क्योंकि अभी उसका कोई जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ता है अभी नहीं आपको लगाना है, बस अभी आपको इतना लेना है। वर्क डन एक्सटर्नल ए से बी क्या हो गया, माइनस के क्यू क्यू, और इसका लिमिट अब लगा दीजिए, तो आर पे पावर क्या होगा, +2 -1, ये हो गया। और ये कहां से कहां इंटीग्रेट होगा, आर ए से आर बी। चलिए इसका वर्क डन हो गया एक्सटर्नल का ए टू बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू क्यू, और ये जो बचेगा अब देखिए क्या हो जाएगा, आर पे पावर -1 और ये -1 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको यहाँ पे कटा सकते हैं, ये माइनस कट जाएगा, तो ये कहानी हो जाएगा। अब कह रहा है इसके बाद वर्क डन बाय एक्सटर्नल ए से बी तक का क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू, लिमिट लगा दीजिए 1/r(b) माइनस, पहले अपर लिमिट रखते हैं। अच्छा देखिए ये इसको हम लिख सकते हैं 1/r, एक और स्टेप और ले जाते हैं, आर ए आर बी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसको यहां पे लिखना पड़ेगा, तो वर्क डन एक्सटर्नल फील्ड का ए से बी के लिए हो गया क्या, माइनस नहीं है, के क्यू क्यू बाय क्या हो गया 1/r हो गया था। अब लगाइए, पहले लगेगा आर बी, क्योंकि अपर लिमिट है इसमें रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट करेंगे, कर देते हैं माइनस लोअर लिमिट ये। अब देखिए इसका जो फार्मूला आया एक्सटर्नल का ए से बी के लिए, ये आया क्या, के क्यू क्यू बाय आर बी माइनस के क्यू क्यू बाय आर ए, ये फार्मूला निकल कर बाहर आया। ये फार्मूला बहुत काम का है, यही फार्मूला आपको हर चीज सिखाएगा, समझाएगा भी और बताएगा कि क्या क्या चीजें रिलेटेड है। आपको इस पूरे इस रूल में जितना डेरिवेशंस था, इसमें अगर कहीं परेशानी है तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमने एक जनरल पॉइंट माना आर डिस्टेंस पर, जो सोर्स चार्ज से डिस्टेंस था आर, वहां से लिए, और एक डिस्प्लेसमेंट हमको करना था। इसने कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ले जाना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, ये बात पहले भी बता दिए थे। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, क्योंकि प्लस चार्ज जो है सोर्स चार्ज वो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड देता है, इसके अगेंस्ट इधर हुआ, अगेंस्ट लाए, एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत थी, और एक्सटर्नल फोर्स हमेशा लगाना पड़ता है जब वर्क डन आप पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर जानना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो लगाए और ये यहाँ से ले गए। अब फोर्स इलेक्ट्रिक और एक्सटर्नल इतना ज्यादा इक्वल है, एकदम लगभग इक्वल है, कि उसके बीच में कोई नेट नहीं बन पा रहा है।
और जब नेट नहीं बनेगा तो एक्सेलरेट नहीं होगा, और एक्सेलरेट नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी में नहीं बदलेगा, जो वर्क कीजिएगा वो स्टोर हो जाएगा और वर्क डन स्टोर भी हो जाएगा। तो चलिए वर्क डन स्टोर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आगे बढ़ा, ये वर्क डन यहाँ लाया, फार्मूला लगाया एक्सटर्नल वाला। एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स का अपोजिट होता है, ये वैल्यू भी है, और इसका वैल्यू हो गया के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये माइनस में, तो जहां एक्सटर्नल था वहां पे ये दोनों तो जीरो हो जाएगा कॉस में, यहाँ पे एक्सटर्नल था ये लगाए और ये एक्सटर्नल के जगह पर वैल्यू लगा दिए के क्यू बाय आर स्क्वायर डी स्क्वायर, ये माइनस बाहर आ गया, लगा दिए। फिर हमने इस तरह से लिया, यहां पे हमने जो माइनस लगाया, अब हम इस पे सिर्फ के क्यू कॉन्स्टेंट था इसलिए बाहर कर दिए, और इंटीग्रेशन से कांस्टेंट बाहर होता है ये आप जानते हैं। फिर हमने क्या किया, ये 1/r स्क्वायर को इसको आर स्क्वायर माइनस में लिखे जाके आसान लगे, और वो आप रूल लगा सके थे इंटीग्रेशन का जो आप फर्स्ट रूल पढ़े हैं, x इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, वो लगा दिए, यहाँ पे लगाए। उसके बाद ये है, ये भीतर में माइनस बच गया क्योंकि पावर +2 -1 -1 रहा, नीचे भी -1 कट गया, ये -1, ये नहीं कटा दीजिएगा बहुत चौपटे हो जाएगा सब चीज, ये वाला नहीं कटेगा और ये नीचे आ गया। अब यहाँ पे आर बी है और आर ए, आर ए से बी ले जा रहे हैं, वर्क डन उसी का है, यहाँ पे लिखे नोटेशन में देखिए। और जब ये आ गया, अब आप समझिए कि यहां से यहां तक उठाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा, इस वर्क डन का जो वैल्यू हुआ वो कितना हुआ, तो वो वर्क डन का वैल्यू हो गया के क्यू क्यू बाय आर बी है ना, हाँ, और माइनस क्या के क्यू क्यू बाय आर ए, इतना सा वर्क करना पड़ा, यही है वर्क डन एक्सटर्नल। अब ये वर्क डन यहां तक लाने के लिए करना पड़ा, और यही वर्क डन यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और वो वर्क डन को हम फिर एक नाम देंगे, वो नाम देंगे किस सेंस में, डायरेक्ट स्टोर हुआ लेकिन वो यहां से लाने पर यहां हुआ, इन्फिनिटी से जब लाएंगे उठा के तब इसको पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, अभी हम इसको पोटेंशियल एनर्जी नहीं कह सकते। ठीक है, ये हमारा वर्क डन हुआ। अब ये देखिए क्या करते हैं इसके आगे, इसको एक बार उतार लीजिए, इसी में आपको एक स्पेशल केस कह दे, द वर्क डन to carry, to move the charge from charge q from infinity point in the electric field against तो यहां पे एक सोर्स चार्ज ये है Q, और इन्फिनिटी पर कोई चार्ज है Q, इस चार्ज को उठा के यहां पे लाए, इधर से किसी भी तरीके से लाए, तो वर्क डन एक्सटर्नल जो हुआ, यहाँ पे आया फोर्स लगाया एक्सटर्नल ने, और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ dr, और इलेक्ट्रिक इधर लग रहा था, अभी भी आपको बता रहे हैं बार बार, इलेक्ट्रिक उधर लग रहा है लेकिन एक्सटर्नल इधर लाया, और जब ये एक्सटर्नल ने यहाँ पे लाया, तो ये जो एक्सटर्नल यहाँ पे लाया इसका वर्क डन देखिए क्या हो गया। तो आपको पता है कि क्यू क्यू बटे क्या, कहां से दूरी, ये वाला दूरी, या बी पॉइंट पे ले आइए, छोड़िए इसको, बी पॉइंट पर लाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर बी, तो यहाँ पे लगाएंगे क्या आर बी, और माइनस क्या था ए पॉइंट था पहले, तो ए पॉइंट कहाँ चला गया इन्फिनिटी पर, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, आर ए के जगह क्या यूज कीजिएगा असल में इन्फिनिटी, जो हमने आर ए लिया था वो अब क्या हो गया इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो देखिए वर्क डन एक्सटर्नल जो है इन्फिनिटी से कहाँ तक बी तक लाने में जो भी वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा के क्यू बाय क्या आर बी, ये यहाँ का हो गया। और यही चीज को हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी,
यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्सटर्नल वर्क डन ही इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर उठा के लाए, तो इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे दिए और इसको इस तरह का फार्मूला देखते हैं तो ये हो गया इसका कहानी। तो यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क डन, द वर्क डन टू कैरी ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पॉइंट। लेकिन पॉइंट का अगर हम बात करें, सिंपल एक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको VVI कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट का डिफाइन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये वर्क डन है और वर्क डन एक पॉइंट का नहीं होता है, वो किसी ना किसी दो पॉइंट के रेफरेंस में होता है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए दो पॉइंट चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी असल में है डिफाइन बी का, लेकिन ये इन्फिनिटी के कंपेरिजन में, इन्फिनिटी एक पॉइंट है इसका रेफरेंस में। तो यानी किसी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम बात करेंगे, एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी, तो पॉइंट का होगा ही नहीं, डिफाइन ही नहीं है, वो असल में डिफरेंस ही है। तो डिफरेंस कहाँ के तुलना में है? वो कंपेयर किया गया है इन्फिनिटी से। यहां भी देखिए आप इसको पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, बशर्ते कि ये पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ बी का नहीं है, बल्कि ये किसके रेफरेंस में है? इन्फिनिटी के रेफरेंस में। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट का डिफाइन नहीं है, ये बात आपको माइंड में डालना होगा। ये कोई पॉइंट फंक्शन नहीं है, ये किसी रेफरेंस से होता है और वो रेफरेंस इन्फिनिटी होता है। यानी कि वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी है जब इन्फिनिटी से इसको चार्ज को लाते हैं। तो ये बात आप डेफिनेशंस भी आपको लिखा दिए जो अभी आपको पीछे बताए। द वर्क डन टू कैरी ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। यानी किसी विद्युत आवेश को अनंत से उठाकर किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो चलिए स्थितिज ऊर्जा के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझ गए होंगे। अब एक नया टर्म है जिसका नाम, और पोटेंशियल एनर्जी का आगे हम पूरा बहुत सारा क्वेश्चंस बनाने वाले हैं जो बहुत ही बेहतर है, जो कि आपका नीट में तो बिल्कुल आता है उससे क्वेश्चन, जेई मेन में भी क्वेश्चंस आता है। एडवांस का हम बात ही नहीं करते, एडवांस का हम बात करेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको कह देंगे एडवांस है और वो लेवल नहीं रहेगा। आप जितने भी क्वेश्चंस बनाए होंगे ना, कई टीचर आपको दिया होगा एडवांस का के, लेकिन वो बोर्ड से भी नीचे लेवल होगा। हम आपको देंगे क्वेश्चंस, आप इसके नीचे जो है वीडियो लिंक के नीचे आप जाइए, उसमें क्वेश्चंस है, उसको बना के देखिए। वो लेवल जो है CBSE का भी है और कुछ उसमें नीट का है, वो एडवांस का नहीं है। झूठ मूठ का आपको बहकावे में रखना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। और हम आपको बहकावे में इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि आप किताब रेफरेंस लीजिए, आपको मिलेगा नीट का क्वेश्चन ऐसा है और इसका, लेकिन एडवांस का क्वेश्चन ये लेवल नहीं रहता है, लेवल तो उसका बहुत आगे है, इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होता है वो एक्सटर्नल वर्क डन है, ना कि इलेक्ट्रिक का वर्क डन है। यहाँ पे वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक का। अगर मान लीजिए यहाँ पे लाने में इसको 10 जूल खपत होता है, तो पूछा जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 10 जूल खपत होगा। लेकिन कब? जब ये लेकिन कब होगा? ये एक्सेलरेट इसका नहीं होगा चार्ज लाने में, तब। इसीलिए डेफिनेशंस के अंत में एक टर्म लगाते हैं कि चार्ज को विदाउट एक्सेलरेशन ला रहे हैं, बहुत या स्लोली ला रहे हैं। ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी चार्ज को बहुत स्लो लाइए इन्फिनिटी से, कहां तक उठा के? यहां तक उठा के लाइएगा इन्फिनिटी से, स्लो मोशन में, बिल्कुल एक्सेलरेट बिना कराए, तभी वो चार्ज वर्क डन स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। अदरवाइज वो स्टोर नहीं होगा उतना, 10 के 10 स्टोर नहीं हो पाएगा, काइनेटिक में भी बदल जाएगा कुछ। इसीलिए लाते हैं कैसा? एकदम स्लो मोशन में। तो आपको एक पॉइंट आपको ध्यान में आया होगा कि ये जो स्लो मोशन लिखता है वो क्यों लिखता है, तो इसी वजह से लिखता है क्योंकि आप एक्सटर्नल को सीधा पोटेंशियल एनर्जी बना रहे हैं। तो आपका काइनेटिक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ पे काइनेटिक बदला ही नहीं चार्ज को लाने वक्त। और अगर एक्सेलरेट करा दीजिएगा तो एक और इसमें प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। दो चीज, एक तो काइनेटिक में बदलाव आता है, एक होता है चार्ज के साथ खास करके रेडिएशन करने लगता है और एनर्जी रेडिएट कर देगा। तो फिर आप वो स्टोर कैसे कीजिएगा? लाइएगा 100 जूल खपत करके, होगा 2 जूल स्टोर, क्योंकि उसने तो 98 जूल रेडिएट भी कर दिया होगा।
तो चार्ज को एक्सेलरेट नहीं करना, इसलिए इससे जुड़ा हुआ दो टर्म का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा, ना ये काइनेटिक में बदलेगा और ना ही ये रेडिएशंस करेगा। चार्ज का प्रॉपर्टी है कि एक्सेलरेट होगा तो रेडिएशंस पैदा करेगा, ये नहीं करेगा, करने देंगे इसको। तो जो वर्क डन होगा वो स्टोर हो जाएगा, कितना 10 जूल का 10 जूल स्टोर हो गया। तो देखिए अगर ये 10 जूल का पोटेंशियल एनर्जी है तो इसका इलेक्ट्रिक वर्क डन कितना है, तो आपको -10 जूल करना होगा। ये बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक्सटर्नल ही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, इलेक्ट्रिक वर्क डन नहीं होता है। क्लियर हो गया? ये था कहानी हमारा पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन से जुड़ा हुआ। हम इसका डेरिवेशंस किए और ये डेरिवेशंस आपको काम कहां देगा? अब किसी के पोटेंशियल को निकालिएगा ना तो वहां भी ये काम देगा, क्योंकि वो पोटेंशियल कहता है कि जो वर्क डन यहां से यहां तक करने में लाए उसको उस चार्ज से भाग दे दीजिए, वो पोटेंशियल हो गया इस पॉइंट का। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो जो अभी देखेंगे उसमें आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशंस और उसके बाद उसका डेरिवेशंस बस यही आएगा, इसी के तौर पे झटपट में करके निकल लेंगे, तो वो भी वहां पे आपको देखना है। तो नेक्स्ट वीडियो का इसके बाद नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। धन्यवाद।